m+1, then find value of 1 plus 4 by m plus 4 by m square। तो हमको ये दिया गया है, इसकी वैल्यू पता करनी है। नाउ ए बी एम स्क्वायर किसके इक्वल है? ए माइनस बी स्क्वायर और एम माइनस एम प्लस 1 है। तो अब इसको आप खोल लें, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और m प्लस 1। इतनी बात हो गई, ठीक है। दिस इज ए बी एम स्क्वायर, ओके। और हमको ये वैल्यू पता करनी है, मल्टीप्लाई भी कर लो तो क्या होगा? ओके, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ तक तो बात हो गई है। अब ये चीज इसके नीचे ले आओ, तो ये क्या a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और वहां क्या हो जाएगा? m प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर हो गया। ये इधर ले गए और ये चीज इसके नीचे, तो m प्लस 1 ऊपर हो गया, ओके। तो अब इसमें डिवाइड करो, तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या m बाई एम स्क्वायर आएगा और ये क्या आएगा? 1 बाई एम स्क्वायर। यहाँ तक हो गई। एंड दिस इज ए बी अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे क्या आ जाएगा? क्या 1 बाई एम और 1 बाई एम स्क्वायर आ जाएगा? क्या क्या आएगा बताओ? 1 बाई एम और क्या आएगा? और यहाँ पे क्या आएगा? ए बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या तुमको यहाँ 4 चाहिए? 4 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए आपको क्या कर देना चाहिए? दोनों स्टेप में दोनों तरफ क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो आप पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बोलो यहाँ क्या आ जाएगा? 4ab अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ भी क्या आ जाएगा? अगर 4 में इधर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाहर करो 4 से तो दोनों में नहीं हो जाएगा। तो 4 बाई एम स्क्वायर, 4 बाई एम आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 4 बाई एम स्क्वायर। राइट हैंड साइड में और किसकी कमी पड़ रही है? 1 चाहिए कि नहीं? यहाँ 1 है, तो एडिंग 1 टू बोथ साइड। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 ऐड कर दूं और राइट हैंड साइड में भी क्या ऐड कर दूं? तो करो, तो ऐड 1 टू बोथ साइड, ऐड 1, हाँ एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग लिख लेना। तो फिर क्या हो जाएगा? 4ab अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, और राइट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 बाई एम और 4 बाई एम स्क्वायर। क्या RHS आ गया है? अब इसके MCQ 4 दिए हैं, तो कौन सा MCQ सही होगा वो आंसर आपको देना है। एक है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तो एक MCQ है। सेकंड ऑप्शन है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखो, a अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर और d है b अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर। तो दिव्या ये वैल्यू इनमें से किसके इक्वल प्रतीत होती है आपको? तो ये तो आ गया ना मेरा। अब हमें ये पता करना ये इसके इक्वल है, तो इसको सॉल्व कर ले तब तो पता चले ये किसके इक्वल है। आपको क्या लग रहा है? चेक कर लेते हैं। देखो इसको b लग रहा है, तो 4ab अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर और प्लस 1, इसी के तो इक्वल है ये चीज। तो इसमें एलसीएम लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? ये सही है। तो ऊपर क्या बचा?
4ab और उत्कर्ष यहाँ क्या आएगा बताओ 1 के लिए 1 कैसे आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करो, जो आए उसका 1 में मल्टीप्लाई, a माइनस b का होल स्क्वायर आया कि नहीं आया, तो ये 4ab है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये माइनस 2ab है क्या, और अपॉन a माइनस b का, तो बोलो क्या आ गया ऊपर प्लस 2ab और अपॉन a माइनस b का स्क्वायर, ऊपर आइडेंटिटी लगाई है a plus b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a plus b upon a minus b का होल स्क्वायर। सही है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अरविंद ने कौन सा टिक किया सर? अरविंद ने डी। अब देखो x की वैल्यू दी है, इफ x इज इक्वल टू √3/2 फाइंड √1 प्लस x √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x और माइनस √1 माइनस x, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी, x दिया है। अगर हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है नोएल, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, कंजुगेट से इनटू मल्टीप्लाई, और वो माइनस, ठीक है। अब ये देखो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 प्लस 2√3, बी ऑप्शन है 2 माइनस √2/3 और दिस इज 2 प्लस √2/3 √3 और D that is none of these। तो आपको ये पता लगाना है कि अरविंद सच बोल रहा है कि झूठ, अरविंद ने कौन सा टिक किया? तो हमें इस बात का पता लगाना है हम लोग कि सही है कि गलत। ना 1 प्लस x, इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, तो इसको कैसे रेशनलाइज करें, जो नीचे है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो क्या कर दिया जाए बताइए, √1 माइनस x, इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए और माइनस √1 माइनस x, देखो यहाँ माइनस साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई, इसका मतलब है दीज आर कंजुगेट्स, इनको क्या कहते हैं कंजुगेट्स। अगर मैं कहूँ कि 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, ये दोनों कौन है, दीज आर कंजुगेट्स, आपस में एक दूसरे कंजुगेट्स। तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या लिख दिया जाए, ये प्लस है और नीचे माइनस है, तो मैंने प्लस प्लस से कर दिया, तो दैट इज 1 माइनस x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्योंकि सेम टर्म हो गई ना, और नीचे क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी से क्या हो जाएगा, दैट इज, तो दैट इज √1 प्लस x का स्क्वायर और माइनस √1 माइनस x का स्क्वायर, ये बात सही है। अच्छा अब देखो मयंक, अगर तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का क्या मतलब है, क्या इसका स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, और फिर प्लस 2ab और b, जबकि नीचे क्या क्या बचेगा मैम, 1 प्लस x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, और माइनस 1 माइनस x, इन दोनों में 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, जबकि x प्लस के ही हैं दोनों, तो 1 और 1 तो कट जाएगा लेकिन 2x आएगा, जबकि ऊपर क्या क्या बचेगा, एक तो 1 प्लस x, एक 1 माइनस x, स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ क्या बचेगा चंदन, रूट के अंदर देखो 1 प्लस x और 1 माइनस x, रूट के अंदर, अगर रूट a रूट b को क्या समझते हो, रूट a रूट b क्या होता है, रूट a भी तो वही आइडेंटिटी यहाँ लगी है, लेकिन इन दोनों में भी मल्टीप्लाई होगा और एक आइडेंटिटी लगेगी,
ठीक है, तो ये नीचे तो 2x आ गया, x प्लस x 2x है, बोलो x कट गया ऊपर तो x ऊपर कट भी गया, तो 2 प्लस 2 और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिव्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे 2x, अब ऊपर के भी 2 को कॉमन ले लो, तो 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 2x, तो 2 से 2 कट गया, मतलब हमने कॉमन ले लिया ना, ऊपर भी कॉमन लिया, तो 1 प्लस 1 यहाँ क्या लिखना, वो तो प्रोडक्ट में है ना, ये लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या दी है बताओ, वो वैल्यू डालो, तो 1 प्लस रूट के अंदर क्या लिखोगे, 1 माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर लिखना, और नीचे क्या लिखोगे, रूट, सही है, x की जगह वैल्यू डाली, देखो कोई स्टेप ना समझ आए तो बता दो, अभी तक हमने सिर्फ रेशनलाइज किया कंजुगेट से मल्टीप्लाई, तो नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू डाल दी है, इसका स्क्वायर करो नॉयल 3/4, इसको नीचे तक ले लो, पूरे पे होना चाहिए कवर, तो 1 माइनस 3/4 और नीचे रूट 3/2 है। अच्छा अरविंद 1 माइनस 3/4 को तुम क्या समझते हो, 1 में से 3/4 अगर चला जाए तो मतलब 1 में से 3/4 हिस्सा निकाल लिया जाए, 1/4 बचेगा, जैसे ये 1 पार्ट है और कोई कहे इसके 4 हिस्से करो और 3/4 निकाल लो, 4 में से 3 पार्ट, तो 1/4, और वरना एलसीएम लेके भी किया जा सकता, तो 1/4 अंदर बचेगा। अच्छा फिर ये अमन 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2, क्योंकि 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, तो ये 1 प्लस 1/2 बना, और नीचे कितना है, रूट 3/2, तो इस चीज को लिखें। अभी तक किसी को पता चल पाया कि अरविंद ने सच बोला है कि नहीं, नहीं बोल शक करते हैं तो प्लस में आएगा, हाँ? देख ले, तो 1 प्लस 1/2 और रूट 3/2, अच्छा 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 प्लस 1/2 1 और आधा में 3/2 होता है, एलसीएम करके भी देखा जा सकता है, 3/2 मल्टीप्लाई वो 3/2 और डिवाइडेड बाई, ये इससे कट गया, तो फिर क्या आंसर आ गया, 3/, तो क्या रूट 3, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हो, क्या रूट 3 इंटू रूट 3, 3 क्या है, रूट 3 इंटू रूट 3 से ही तो 3 आता है, रूट 3 का स्क्वायर ही तो 3 है, तो एक नहीं कट जाएगा। अब ऐसा देखो, इट इज रूट 3 इंटू रूट 3, तो इट इज रूट 9, वही तो रूट 3 होता है, दैट इज, तो इससे ये पता चल रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि NOT, नन ऑफ दीज इज करेक्ट ना, रूट 3 तो कहीं नहीं दिया ना, ये इसको सही कर दें, सारे बी करके आया है क्या? नाउ 38 क्वेश्चन देखो, 38 में व्हाट इज द रिमाइंडर, यानी थर्ड क्वेश्चन नंबर, व्हाट is the remainder when x plus x to the power 9 plus x to the power 25 plus x to the power 49 plus x to the power 81 is divided by x cube minus x। अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ठीक है, अब देखिए वो लगाते हम इसको डिवाइड ही कर रहे हैं, x प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस, और नीचे क्या आ गया बताओ, x और x स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर में से यदि x कॉमन ले लिया जाए
x टू द पावर 80 और नीचे क्या बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1 हो गया। x काट x अगर हमने कट कर लिया तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। सो दैट इज x स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जा रहा है, ओके। तो 1 प्लस x टू द पावर 8 1 प्लस x, इतनी बात हो गई। x माइनस इसको देख लेते हैं कैसे किया गया है। या तो हो सकता है कि x माइनस 1 को 0 रखें तब रिमाइंडर निकालें। मैं एक बार देख लेता हूँ। What is the remainder if x plus x to the power 9 plus x to the power 25 plus x to the power 49 plus x to the power 89? उतने में सेंस कर लेगा। दो ही वर्ड में सेंस कर लेता है। तो x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, तो दो चीज हो सकती हैं। तुम्हारे पास नीचे क्या बचा बताओ x काटने के बाद? अंदर क्या बच गया? बोलो, क्या x स्क्वायर माइनस 1 बच गया? अब इसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लो। देखो x स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ क्या है? x टू द पावर 80 है। क्या बड़े टर्म से लिखते हो ना जब डिवीजन करते हो तो x टू द पावर 48 प्लस x टू द पावर और प्लस x टू द पावर 8 प्लस 1 है। लंब हम हायर डिग्री से लोअर की तरफ जाते हैं। अब मुझे बताओ अमन, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि आ जाए? 78 ठीक ठीक बताओ। x to the power 79 x raised to the power 40 x raised to the power 40 मतलब तुम अगर x टू द पावर 40 है और उसमें x स्क्वायर से ऐड हो मल्टीप्लाई जाएगा तो नहीं होगा। हाँ? x to the power 81 हाँ तो x कॉमन ले लिए ना, x to the power 81 x कॉमन लेके कट नहीं कर दिया x to the power 78 तो कितने से करें बताओ? 78 से करो जरा दोनों को। सर मैंने 78 ही तो कहा था। सही कहा था। सही कहा था। अरे बाकियों से पूछ रहे थे भाई। देखो x स्क्वायर माइनस 1 में करो मल्टीप्लाई है तो कितना होगा? x टू द पावर 80 हो जाएगा और क्या आएगा बोलो? x टू द पावर तो कोई अंत नहीं होगा, फिर 78 के लिए 76 लो ना, ये बहुत बड़ी चीज आएगी। तो अब इसको दूसरा मेथड, क्योंकि सिंपली तो नहीं हो सकता ना, उतने सारे हम कहाँ लिखते जाएंगे फिर 76 74 नहीं। तो लेट अस सी सम अदर मेथड। ऑप्शंस बता दे रहे हैं आपको। नाउ ये लॉन्ग डिवीजन मेथड x टू द पावर चलो एक और किसी ने किया है, वो मेथड भी देखते हैं। उसने x क्यूब माइनस x से ही सीधा डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए इसके चार ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है 5x स्क्वायर, B 3x स्क्वायर, C 4x और D 5x। सारे बी किए। हाँ B किए हैं। सारे जमा तरीके के अब ये देखो
मेरा चाहिए एक तो सुन लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसी से सीधा डिवाइड करो तो बोलो एक्स टू द पावर 81 और माइनस एक्स प्लस एक्स टू द पावर 49 प्लस एक्स टू द पावर 25 प्लस एक्स टू द पावर 9 और प्लस एक्स। अगर हम इससे डिवाइड करें तो इसने भी गलत किया, 27। साइंस की क्लास खराब हो रही है, डाउट कोई बात नहीं, अब इस ये छुट्टी है छुट्टी है ये खुद का मैंने वही बोला ओके। सर स्कैन कर लो क्वेश्चन। क्या पापा कौन सा 1 2 3 पापा सर तो क्या क्या आंसर है? 5x भी आ गया, अलग अलग आंसर है। क्या कर सकते हैं सर? देखो तुमको एक मेथड बताएं फिर और इसके बाद अब हमारे पास ये चीज है कि x टू द पावर 81, ठीक है, x टू द पावर 81 प्लस x टू द पावर 49 प्लस x टू द पावर 25 प्लस x टू द पावर 9 और प्लस x है, सब में से x कॉमन ले लो तो x टू द पावर 80 प्लस x टू द पावर 48 प्लस x टू द पावर 24 प्लस x टू द पावर 8 प्लस 1 हुआ। और x कॉमन लेने के बाद अब अंदर में सब में -1 कर दो। माइनस ऐसा करने पर आप जितने माइनस करोगे उतने प्लस भी लगाना पड़ेगा। x एक to, बीच में प्लस देखो x टू द पावर, देखो ये माइनस कर रहे हैं कि नहीं, सब में 1 सभी जोड़े में माइनस कर दें तो फिर बोलो कितनी बार तुमने माइनस किया? 4 माइनस किया तो क्या 4 जोड़ोगे नहीं? और लास्ट टर्म भी लिख दी, सही है, लास्ट टर्म कहाँ है? लास्ट टर्म 1 थी तो लिख दी। ये तो 1 पहले से उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो 4 आपने माइनस किया उस 4 के लिए तो 4 लिखो। ओके अब ये देखो x है, इसे क्या बोलोगे कि x टू द पावर 40 का स्क्वायर -1, ऐसा लिखोगे क्या? और इसे क्या लिखोगे? 24 का स्क्वायर -1 और 12 का स्क्वायर -1 और प्लस x टू द पावर 4 का स्क्वायर -1 और प्लस 5, ये चीज हो गई। Then it can also be written as x to the power 40 -1 or x to the power 40 plus 1 plus x to the power 24 -1 x to the power 24 plus 1 फिर x to the power 12 -1 और x to the power 12 plus 1 और यहाँ क्या लिखा जाएगा? 4 -1 और 4 plus 1 plus 5 तो बच ही गया। ये मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सभी में लगा दी। आइडेंटिटी इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये खुल सकता है। इसको क्या लिख सकते हो उत्कर्ष? और आगे करोगे तो बोलो a माइनस b का क्या लिख सकते हो? इसके 2 टर्म बताओ। वैसे ये x टू द पावर 20 का स्क्वायर है, ऐसे पूरे टाइम खोलते ही नहीं खोलते रहेंगे नहीं, लेकिन आप सिंपली लिख दो क्या लिखा जा सकता है अगर इसे तोड़ा जाए। 20 प्लस 1 और क्या लिखा जा सकता है? 20 प्लस 1 -1 लिखा जा सकता है। ऐसा कर सकते हैं ना, मन में सोचो, जैसे यहाँ किया था वही तो यहाँ भी करेंगे। 20 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर
आगे नहीं कराएंगे लेकिन उसे फॉलो कर देंगे आगे, डॉट डॉट लगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया ना। और फिर आगे क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 12 माइनस 1, और ये क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 12 प्लस 1। लेकिन एक टर्म इसमें और बची है, कौन सी बच गई, दैट इज x टू द पावर 40 प्लस 1 भी तो बची, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये किसमें टूटेगा, x टू द पावर 12 माइनस 1, और किसमें टूटेगा, x टू द पावर 12 प्लस 1, ये किसमें टूटेगा, x टू द पावर 6 माइनस 1 और x टू द पावर, और ये किसमें टूटेगा, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, और जो ये तो नहीं टूटेगा ना, और साथ में क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब नीचे तो जो है इसको ये भी टूटेगा, ये किसमें टूटेगा, 10 माइनस 1, और फिर वो भी टूटता जाएगा। तो क्या सभी में यहाँ से यहाँ तक के सभी स्टेप में x प्लस 1 x माइनस 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ भी उपस्थित है, समझ में आया कि नहीं। या सभी में एक टाइम पे ऐसा आएगा कि x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, हम उसे भी बाहर निकाल लें, तो x भी बाहर है और x स्क्वायर माइनस 1, तो वो जो बच जाएगी, तो अल्टीमेटली जो लास्ट में टर्म बचेगी 5 बच जाएगी, तो 5 into x विल बी द रिमाइंडर। अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो वैसे आ सकता है, ठीक है कि नहीं, तो 5x विल बी रिमाइंडर। तो हम इसको ऐसे करें तो अल्टीमेटली क्या होगा कि काफी लंबे, ये छोटे टर्म नहीं है, इसमें 2-3 पेज पे किया गया है सभी में। तो अगर कुछ सही मेथड आपको चाहिए अब यहाँ पर P1 रिमाइंडर 5 है, 5 रिमाइंडर लेकिन 5x क्यों आया, इस चीज को देखा। चलो इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे आपका, ठीक है। 5x है, हम लोगों के में 5 आ रहा है। यूक्लिड के एल्गोरिदम लगा दें, यूक्लिड के एल्गोरिदम तो आपको मालूम है ना, तो रिमाइंडर किससे डिवाइड कर रहे हैं, फिर क्या आंसर आया, फिर क्या रिमाइंडर आया, डिवाइड से। x स्क्वायर माइनस 1, तुमको इसको सरल तरीके से बताएंगे। x x x बच जाएगा, 1 रख दिया, 1 x x स्क्वायर देख लो, जो रिमाइंडर होगा, एक तुमको सही सरल सा मेथड बताया कि तुम किससे डिवाइड करना चाहते हो, कि आप किससे डिवाइड करना चाहते हैं, क्या x क्यूब माइनस x से इसमें डिवाइड करना चाहते हैं, किसमें करना चाहते हैं, 81 प्लस 49 प्लस 25 और प्लस x टू द पावर 9 और प्लस 1 प्लस x, इसी में तो करना चाहते हो। अच्छा तुम x की जगह कुछ भी रख दो तो क्या रिमाइंडर वही आएगा, हमारी मर्जी, हम x की जगह कुछ भी रख दें, रिमाइंडर नहीं बदलेगा, x तो एक वेरिएबल है ना, जो रिमाइंडर आना वही आएगा। तो मैं इसमें जिससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बना ले रहा हूँ, मैं इसमें x स्क्वायर की जगह 1 रख दे रहा हूँ, क्या रख दूँ, x स्क्वायर। अगर मान लो मैं x स्क्वायर पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, कि जिससे भी तुम डिवाइड करो, इससे डिवाइड करना चाहते हो, तो फिर बोलो x क्यूब माइनस x क्या बन जाएगा,
क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स ये है, और मैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दीजिए, सो रिप्लेस कर दीजिए, और नाउ एक्स स्क्वायर बाई 1, तो मैं इसको 1 कर दूं अगर x माइनस एक्स। ये क्वेश्चन का आंसर मैं तुमको बाद में दूंगा। सर आंसर सही 5x आना। हाँ, इसको मुझे देखना पड़ेगा, कहीं ये टेलर थ्योरम दे रहा है लेकिन वो बीएससी की है, वो सब क्यों, हमें एक सिंपल मेथड होना चाहिए जब 9 का क्वेश्चन है, नहीं तो मैं एक देख के फीजिबल जो मेथड होगा जो आपके लिए आसान होगा। सर अरविंद ने सारे बी ऑप्शन टिक किए हैं। नहीं ऑप्शन नहीं, उसने तो सही तरह से लगाया है, लेकिन हम लोग को देखना है कि उसने बी क्यों टिक किया। आंसर चलो इस क्वेश्चन को भी पेंडिंग रखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है। और आर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द वैल्यू 39, क्योंकि ये जो क्वेश्चन देता है ना वो हम 10th को भी कराते हैं, तो उनको भी सीखने को मिल जाता है। तो दैट इज k प्लस 1 माइनस 1। वो लोग बोल भी रहते कि सर अरविंद का एड्रेस बता दो, हमने कहा नहीं घर छोटा है, आज ही पाएंगे लोग। सो दैट इज k प्लस l माइनस m। l m k में k l m होगा, ये l होना चाहिए, k प्लस l माइनस m और l प्लस m माइनस k और m प्लस k माइनस l, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं। These are perfect squares। ठीक है, find the largest 2 digit possible। Find the largest 2 digits possible। Value of 2 digit possible value of k प्लस l प्लस m की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, वेयर k l m आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये सब अलग अलग है। तो इसकी ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। सर ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है 98 और 87 और सी 91। अरविंद ने कौन सा किया, उसके अलावा तीनों में से कुछ भी हो सकता है। 94 इसने बी को किया, कट करके सी तो भी है, तो भी है। चलो ओके, आंसर तो डी है। सो ए है। हाँ ए, मैं मल्टीप्लाई मेरा सी है। if k plus l minus m, l plus m minus k, if k plus l minus m, l plus m minus k and m plus k minus l are perfect squares, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो हमें फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। These are perfect squares, Boolean expressions। ये प्लस और परफेक्ट स्क्वायर। ये है स्क्वायर। तो आ नहीं रहा है।
प्लस एल माइनस एम, एल प्लस एम माइनस के। ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है, गलत तो नहीं है, सही आंसर पहले क्वेश्चन तो समझ में आ जाए। तो देखो क्वेश्चन तो अच्छा है। के प्लस एल माइनस एम, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसा होगा? तो आंसर क्या आ रहा है? हमें फाइंड द लार्जेस्ट टू डिजिट पॉसिबल वैल्यू के प्लस, आंसर कैसे पता चली? ये नेट में दिखाई नहीं गए क्वेश्चन। उन तीनों का सम परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये तुम्हारे पास क्या है, कुछ करके देखें। तीनों का सम करो, एल प्लस एम माइनस के और एम प्लस के माइनस है, ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं बोलो? 1, 4, 9, ऐसे ही तो होगा भी नहीं? 16, 25 इस तरीके से होते हैं। अच्छा इन तीनों का सम क्या होगा बताओ? तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम सोचो। तो तीन परफेक्ट स्क्वायर, क्या एम से एम कटा और के से के कटा और एक एल से एल कटा, तो क्या चीज आ गई? के प्लस एल प्लस एम। तो इन्हीं का तो नंबर पूछ रहा है। 90। तो तीन परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हमें चाहिए, तो वो कितना हो सकता है? 94। और टू डिजिट की देखो लार्जेस्ट, क्या ये तीन भी परफेक्ट स्क्वायर है? इनका सम भी हो सकता है। और कौन सा हो सकता है? क्या 64? ये भी हो सकता है। और यहाँ से करें तो ये भी हो सकता है, यहाँ से करें तो ये भी। लेकिन लार्जेस्ट देखो, इन तीनों का सम बताओ जरा। कंसेक्यूटिव मान लीजिए 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है, तो इनका हमने सम कर दिया। ये भी नहीं बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हम इससे पता लगा सकते हैं कि अगर कुछ आ जाए, कुछ किसी से भी रिजेंबल कर जाए, तो इन तीनों को करो तो क्या 10, 14 आएगा, वो लार्जेस्ट नहीं होगा 2 डिजिट। इन तीनों को करो जरा, तो बोलो 9, 4 कितना होता है? 13 प्लस 16, वो भी अभी लार्जेस्ट नहीं है ना। 50। इसको करो, 50। देखो ये ऐसे करो, 13 से करो तो 9, ये कितना हो गया? 25 प्लस 25 50 हो गया। और अगले में करो जरा, तो 16, 25, 64। मुझे लग रहा है इससे आंसर आ जाएगा। क्या ये 41 होगा? और 64 तो कितना हो गया बताइए? ये बड़ा हो गया 105, ये बड़ा हो गया। 49 भूल गया ना, 7 का स्क्वायर। 49 से करो तो कितना होगा बताओ? 49, 25, 16। 49 और ये 41 तो कितना हो गया? 90 हो गया क्या? 90 में आंसर है। अभी कोई बात नहीं, 90 नहीं है हमारे पास, ये इसके आगे 64 है। तुम एक 64 उठाओ। तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि सर आपको 3 ही तो लेने हैं, तो 3 कोई भी ले लो, एक ये ले लो और क्या ले लो, इसको इसके साथ ले लो, 3 ही तो लेने हैं। तो बोलो 50 प्लस 64, इससे तो नहीं आएगा ना? 81 में तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 81 में तो एक 81 तो आगे आएगा, हम तो सीरियली ले रहे हैं। तो हमें 3 डिजिट का लार्जेस्ट 81 लेना है। 81 भी हो सकता है, 81 हाईएस्ट है ना। तो कौन कौन सा हो सकता है? 81 में ये जोड़ो, ये तो कोई 3 पिकअप करना है। 86 तो भी सर डी आ सर, D आ जाएगा। 81 9 81 4 81 9 4 81 9 4 जोड़ो जरा। डी बोल ही रहे हो। 81 9 प्लस 4 कितना होगा? 13। तो क्या 94? डी आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही कर लो। वैसे ही उन्होंने बुलियन एक्सप्रेशन इसको किया है बुक में, तो बुलियन एक्सप्रेशन BSc में है, तो हम उसे उसके बारे में क्यों जाए? नहीं, हम लोग तो अपने हिसाब से जाएंगे। नहीं, 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम जो मैक्सिमम हो वो यही हो सकता है कि नहीं? अगला देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 40।
दैट इज ये वीकली टेस्ट होते हैं आपके क्या? नहीं ओलंपिक्स के स्टूडेंट वहाँ इन सब लोगों को घुसने नहीं मिलता होगा ना? नहीं केन जिनका नाम मेरे को मिला तो मैं गई p टू द पावर q और q टू द पावर p, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। p टू द पावर q और प्लस q टू द पावर 3 ऐसे दिया है। इसकी वैल्यू क्या है? 3 टू द पावर 4 माइनस 2 का क्यूब और इसका स्क्वायर। तो तुमको ये बताना है आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें p और q पॉजिटिव इंटीजर है, वो 1 से बड़े हैं। p एंड q क्या है लेकिन 1 से बड़े हैं। इंटीजर्स ग्रेटर देन, तो अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p टू द पावर q प्लस 11, जिसके 4 ऑप्शंस हैं 75, 92, 111, डी नन ऑफ दीज। जिसमें ये ऑप्शन करेक्ट करके रॉन्ग किया गया है, 80 को करेक्ट किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। जबकि यहाँ p टू द पावर 3 टू द पावर 4 माइनस 2 क्यूब किया गया है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो p टू द पावर q प्लस 11 होना चाहिए। हमें लगता है इनसे बात बन सकती है। p टू द पावर q प्लस 11, p टू द पावर q। देखो इन दोनों को लो तो क्या होगा कि p टू द पावर q और q टू द पावर p और प्लस p टू द पावर q और q टू द पावर p, इतनी चीज दी गई है। दैट इज इक्वल्स टू, इससे कितना आएगा 81 और 81 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 81 दैट इज, इससे 81 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 1 गया, तो अब 7 सब्ट्रैक्ट करो, 73 आ गया सर दिख नहीं रहा और 73 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये चीज है। माइनस है इक्वल्स टू है माइनस है, बीच में इक्वल टू है। नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन में ये इक्वल टू है, तो इसकी ये वैल्यू दी है। और अब हमें क्या चाहिए, p टू द पावर q, p टू द पावर q कॉमन लो तो क्या होगा, और ये 73 है, अगर मान लीजिए 73 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये p टू द पावर q कॉमन लिया तो q टू द पावर p प्लस 1 और प्लस q टू द पावर p, ये चीज हो गई। इसको भी देख लेते हैं। p टू द पावर q, q टू द पावर p प्लस p टू द पावर q प्लस q टू द पावर p। तो एक ही सवाल, 2 ही सवाल आपके हम निकाल पाएंगे। 2/3 रख लेंगे, कोई बात नहीं, आपके सवाल तो हम कर देंगे। अब इसमें दे नहीं रहा है ऐसा सवाल हुआ ही नहीं आज तक। ये सवाल तो p प्लस q p माइनस इसमें नेट में दे नहीं रहा है। p टू द पावर q, तो गूगल लेंस से स्कैन कर लो। p टू द पावर सर हाँ बोलो। अब साइंस पढ़ लेता है, ये कल करके दिखा। इसको कल कर लें अरविंद। सर ऑप्शन बता दो। अभी कर बजा ऐसे थोड़ी बीच में नहीं सर, बीच में नहीं हम पूरे लेक्चर करेंगे सर गलत बात है अन्याय हो जाएगा ये चल ही नहीं पा रहा है, इसका ऑप्शन कहीं दिया नहीं है। इसको मुझे देखना पड़ेगा, है नहीं कहीं। अब नोएल की बात मान ली जाए, सर वही ऑप्शन ज्यादा। यस, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन जब हमें पता ही नहीं है तो हम क्या बता दें।
निकल गई है ठीक है, कल देखेंगे। तो आइए, क्लास दो तुम्हारे हो गए बस। फेल हो गए। कर लेंगे, हम तुम्हें कल बता देंगे। चलो अब आगे का करें। ठीक है। साढ़े 11 बज गए समझो। टाइम वेस्ट किया हाल कुछ नहीं निकला, लेकिन इससे ये पता चल गया अरविंद वेरी माइंडेड है। क्या माइंड है 40 मार्क्स आ रहे हैं 40 प्लस आ रहे हैं। ओके, अब देखो इसका बी पार्ट आफ्टर और करो 25th का। 25th का आफ्टर और क्या है? 25th after all. आफ्टर ऑल Why it is difficult for firemen to hold a hose while extinguishing fire in a building? तो वो होल्ड करने में उसे दिक्कत क्यों होती है? Every action are required. So that is a large amount of water is thrown from hose in forward direction as a action force, and its reaction is that hose moves in backward direction. उसमें एक recoil force लगेगा कि नहीं? So hose tends to move in backward direction. So it is very difficult to hold the hose in its position, and even many firemen are required to hold it. एक से नहीं होगा, वो गिर जाएगा। तो इसके लिए 4-5 आदमी पकड़ते हैं उसको। सर वो गन शूट करता है तब भी होता है। तो उसमें तो एक छोटी सी है, लेकिन इसमें कितना पानी निकलता है मालूम है? कि वो 5 मिनट के अंदर ही टंकी खाली हो जाती है। जो इतनी बड़ी टैंकर जाता है, अग्निशमन विभाग की जो गाड़ी जाती है, कितना पानी होता है, 5 मिनट में ही खाली हो जाता है। तो थोड़ा बहुत पानी नहीं निकलता है, इतना बड़ा होज है उसमें से पानी निकले तो क्या आसान होगा उसको पकड़ पाना? रिकॉइल फोर्स कितना ज्यादा हो जाएगा। और कई बार तो नीचे से मारते हैं तो 3-3 मंजिल ऊपर भी जाता है। ऐसा नहीं कि वहां तक जाके मारे, फोर्स भी होता है। तो उस फोर्स के बारे में सोचो कितना पानी जाता है। तो क्या लिख लें कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सपेल्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज एन एक्शन फोर्स, एंड इन टर्न इट्स रिएक्शन इज दैट। ये सारी बातें त्रिशु एक बार रिपीट करके दिखाओ। सर कि मतलब जितना पानी का फोर्स होता है वो उतना ही मतलब ऊपर तक जाता है। ये काफी अच्छा रहेगा ना। बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोल सकते हैं सर जल ही तो जीवन, ऐसा बोल नहीं सकते। जल नहीं, जल है तो कर। सेव वाटर सेव वाटर। सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन Now, why it is difficult? So, from hose, a large amount of water is expelled, या thrown out, ठीक है, in forward direction. This is action force as per Newton's third law of motion. For every action, there is equal and opposite reaction. ठीक है? So, as reaction force, force has a tendency to move in backward direction. This reaction force is very large, so it is difficult for firemen to hold it in its position.
So to hold by firing. ओके, सेक्शन सी। अभी एक और क्वेश्चन है 26। सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ये बताइए कि कार्बन के आइसोटोप्स दिव्या क्या क्या हैं? C12 और C12 एंड C14, ठीक है। तो दैट इज 612, एक तो ये आइसोटोप हो गया 14 भी होता है। और 14 न्यूट्रॉन 8 हो गया, है ना। मान लीजिए 13 भी होता है। चलो उन्होंने दो बताएं। आर पेयर ऑफ आइसोटोप्स, ये आइसोटोप की उत्कृष्ट डेफिनेशन बताएं। दो पेयर ऑफ, हाँ बोलो बोलो, अपने हिसाब बताओ। Sir, the elements which have different दिव्या बोलो। number of protons and neutrons. और ठीक बताना। Same kind. Isotopes are the atoms of same element but have different mass number. Having different mass number and same atomic number। एलिमेंट तो बोल ही दिया आपने, इससे ही पता चल जाएगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये लिखना है कोई? नहीं, having different mass number but सेम एटॉमिक नंबर लिखना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जब सेम एलिमेंट के हैं तो सेम एटॉमिक नंबर होगा। तो आइसोटोप में चंदन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? न्यूट्रॉन नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। और प्रोटॉन भी सेम ही होंगे ना। तो इस तरीके से अब इन दोनों का कन्फिग्रेशन लिखो। तो जो C612 है उसका कन्फिग्रेशन बताओ कि K और L में कितने कितने रहेंगे, और C612 क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले ये सोचो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 6। तो फिर K और L शेल में डाल दो, 2 4। ऐसा इसमें भी होगा। हाँ सेम ही रहेगा। तो 6 प्रोटॉन 6 है। ये तो जो ये चीज होती है ना, यहाँ पे न्यूट्रॉन पता चल जाते हैं, क्योंकि ये किसका किसका सम है, मास नंबर। तो A इज द मास नंबर, दिस इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है, जबकि ये प्रोटॉन्स है। इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं, Z। अच्छा हाँ Z ही तो एटॉमिक नंबर होता है ना। ये चीज किससे एक्सप्रेस होती है, Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और A का क्या मतलब होता है, मास नंबर। बोलिए, मास का नंबर, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 4। क्या जो आइसोटोप्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, तो इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो ही जाएगी, क्योंकि मास नंबर पे सब कुछ होता है। अब आप मुझे एक पेयर ऑफ आइसोबार्स भी बताएं, क्वेश्चन पूछा गया। अमन, एक पेयर आइसोबार को बताओ। Chlorine होता है क्या? बोलो। Chlorine या ऐसे नहीं, बोलो सुहाना। और Argon or calcium. हाँ, तो आर्गन में यहाँ 18 और 40 है, और कैल्शियम में क्या है, 18 और 40 आर पेयर ऑफ सेम मास। आइसोबार्स। आइसोबार्स की डेफिनेशन बताइए सुहाना। Isobars are atoms of different elements having same mass. सही, मास नंबर बोला तो आइसो बार्स। नंबर भी सेम है हाँ वो सही बात है, उनका इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, इसमें मास नंबर, यही तो फर्क है। इसमें नीचे वाला सेम है। समभारी, ये क्या है बताओ, समस्थानिक।
जो एक स्थान पर है सम स्थानिक, तो वो लोग कार्बन में एक स्थान पर कौन आएगा, वो C14 भी वहीं रखा जाएगा। न्यूट्रॉन से कोई मतलब थोड़ी होता है, जो चीज जहां आ रही वो किसकी वजह से रखी गई, एटॉमिक नंबर। ये चार्ट किसका है, एटॉमिक नंबर का तो चार्ट है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम है इसमें और इसमें मास नंबर सेम होगा। इसमें वो एटॉमिक नंबर भी तो सेम 18 तो दोनों सेम है। तो इसको ठीक करो, वो तो ठीक कर दो ना। वही पूछ रहा है। कैल्शियम तो 20th स्थान पे ना, हाँ ही लीबे बकनॉफ नीना मगालसी पीएस का लड़के का, तो दैट इज 20 पे कैल्शियम आएगा ना, अगर लाइन से लिखा जाए। तो अगर हम लाइन से लिखें तो कैसे होगा बोलो, हाँ ही लीबे बकनॉफ नीना मग आलसी पीएस कल अर के का। तो ये भी, ये देखो अगर 1 2 3 4 ये सब एक लाइन से आते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 से आगे बढ़ते चले जाओ, तो ये 18 आएगा और ये कितना आएगा, ये दोनों आइसोबार। तो ये डिफरेंट पोजीशन पर है, जबकि कार्बन की पोजीशन पर वो दोनों कार्बन की ही जगह पे होंगे। C12 भी वहीं आएगा और C14 भी वहीं आएगा। आइसोटोप सारे एक ही जगह रखे जाते हैं। और वो इवन अगर तुम कार्बन या कोयला बाजार से खरीद के लाते हो ना, उसमें कुछ परसेंट C14 भी है, कुछ परसेंट C12 भी है, कुछ परसेंट C13 भी है। पूरी दुनिया में कहीं से भी कोयला खरीद लो वही मिलेगा सैंपल में, तीनों मिलेंगे। तो आइसोटोप्स एक ही सैंपल में रहते हैं सब, और उसी की वजह से क्या एवरेज एटॉमिक मास होता है। उन तीनों की परसेंटेज अबेंडेंस पे आपको लिखा था कि नहीं डेफिनेशन एवरेज एटॉमिक मास की, दैट इज द मास वेटेड मीन ऑफ ऑल आइसोटोप्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ एलिमेंट एज पर देयर अबेंडेंस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज एटॉमिक वेट, उसी को उसका औसत परमाणु भार कहा जाता है। ठीक है कि नहीं, कि जितनी परसेंटेज उनका सबका क्या निकाल लो, मीन, वो चीजें निकालते हैं। तो आप बताइए जो आइसोटोप हैं वो क्या पीरियोडिक टेबल में एक प्लेस पे होंगे कि डिफरेंट प्लेस पर? इस वजह से इसका नाम और क्या रखा गया है, आइसोटोप्स को कहते हैं समस्थानिक। क्या वो एक ही स्थान पर है, और इसे क्या कहेंगे, समभारिक, उनका भार या वजन एक है। सो दीज आर आइसोबार्स। आइसोबार की डेफिनेशन देवी का रिपीट करो। Isobars are atom of different element having same mass. सही बताया आपने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। अब एक और बता दें, सुहाना तो बात बने। एक सर तुमने बता दिया, एक और तुम्हें मालूम है? बट डिफरेंट एटॉमिक, ये ठीक है सर। जैसा इन्होंने बताया कि C14 और N14, देखो ये योग्यता होती है। अब अभिषेक नहीं तो चंदन ने उसका रोल अदा कर दिया कि नहीं, मतलब वो उतना ही जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई बॉयज की। इन्होंने तुरंत बताया सर ये लिखे, दिस इज अगेन वन पेयर ऑफ आइसोबार्स। तो चाहिए लिखो, चाहिए तो दीज आर आइसोबार्स। अब इस ग्रुप की जिम्मेदारी नोएल के कंधों पे। नाउ आइसोबार्स, हाइड्रोजन के 3 बताओ और उनके नाम भी बताओ। दिव्या, ऐसे नहीं बोलो अमन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 बताए थे कि नहीं? तो ये क्या हुआ बताओ, प्रोटियम और ये क्या है, ड्यूटेरियम, और ये क्या है, ट्राइटियम। ये तीनों में क्या एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन के ही। सो दीज आर 3 भाई। बार कहाँ, बार तुम्हें सेम दिख रहा है, नीचे टॉप ऊपर बार। सो दीज आर आइसो का मतलब सेम समझो। आइसो का क्या मतलब है, सेम। तो अगर मान लीजिए आर आइसोटोप्स, ये किसको आइसोटोप्स हैं, ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ आ गई? क्या इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा? होगा ही, क्योंकि एक एक है तो के में एक रह जाएगा। हम इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ये पूछा गया है तो क्या लिख दें, दैट इज आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अरविंद बताइए,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताइए, और के, एल और एम और एन शेल में नंबर्स बताइए जरा मुझे। हाँ 18 लिख दिया, नीचे 20, और यहाँ पर क्या लिखे हैं? 18 20, आगे भी बताएं। सर इसमें आ जाएगा 288 बहुत अच्छा, 288, और नीचे के में 2882 288। अगर 18 पूरा नहीं कर पाता है तो वो 8 करके बाकी ऑक्टेट ही पूरा कर देगा, क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेट है ना। 10 से तो किसी से 8 इसको मिल नहीं जाएगा कि 18 पूरा कर ले। 8 रख के बाकी 2 बाहर रख देगा कि कोई ले जाओ उसको। तो वो 2 जो ले जाता है तब Ca2+ नहीं हो जाता है, कैल्शियम पे 2 चार्ज आ जाता है कि नहीं। सो दीज आर के एलिमेंट किस लेते हैं, एबीसीडी किस लेते ABCD के एलिमेंट शेल जिसने भी लिया है, जिसने ले लिया, ये बोर एंड बरी से हमें पूछना पड़ेगा कि उन्होंने के एलिमेंट शेल लिए थे। उसके पहले नील्स बोर ने बनाए थे। तो मैं इसका देख के बताऊंगा, कोई ना कोई एटिमोलॉजी है आगे की क्लासेस में दी गई कि क्यों लिया गया, फिर भी चेक करके बताऊंगा। आपका क्वेश्चन अच्छा है। अगला देखें। क्या आप मुझे क्लोरीन के 2 आइसोटोप बता सकते हैं अमन? हैं? एक 35 तो ऊपर नीचे दोनों बताओ। 30 आइसोटोप क्लोरीन के ना हाँ, और बोलो। 70 और 37 37 दिस इज 37। ये क्या हो गए? एवरेज निकालेंगे तो 35.5 आ जाएगा, क्योंकि ये जहां भी पाया जाता है तो ये 37 है, तो दिस इज 75%, और ये कितना पाया जाता है? 25 तो हम इससे इसका एवरेज निकालेंगे तो पता चल जाएगा। दीज आर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। और आपकी बुक में ब्रोमीन का भी क्वेश्चन दिया है। अच्छा वो एक्सरसाइज है। हाँ, तो बोलो क्या है ब्रोमीन का? 35 नीचे, ऊपर का बता दो। यहाँ 35 होता है। बोलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ क्या है, उसकी एविडेंस भी दे रखी है। दिस इज 79, और ये क्या है? 80 These are isotopes of chlorine। बात समझ आ गई? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ऊपर का करके दिखा देने, बाकी तो तुम ये लोग कर ही लोगे। एक ऑक्सीजन का भी दिया है, 3 आइसोटोप की आपके बुक में चर्चा है। क्लोरीन का निकालो। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? ध्यान से सुनना जो नोएल बोले, बीच में भूल जाते हो तुम लोग। ओके सॉरी तो ठीक है, बोलो। The mean calculation of ठीक है, इस चीज को लिखें कि मास वेटेड मीन क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो हम लोग इसका फायदा क्यों ना उठाने जब तक ये यहाँ है। तो मास वेटेड मीन ऑफ, दिव्या सेंटेंस पूरा करो, ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एज पर देयर अबंडेंस इन ए सैंपल। ऑफ ऑल आइसोटोप्स, जितनी भी आइसोटोप्स हैं ऑफ एन एलिमेंट एंड एज पर देयर abundance is called, इसे क्या कहेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। अब जरा देखो कि एक 9th क्लास में 75 बच्चे हैं जो 35 किलो के चंदन टाइप, मैं 62 केजी 75 स्टूडेंट्स हैं, और कुछ 37 केजी के मयंक टाइप, ऐसे 75 स्टूडेंट्स हैं। ऐसा अब आपको ये पता करना है कि एवरेज, तो तुमको इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना भाई। क्लास का एवरेज मास बच्चे का कितना है, तब तुम क्या करोगे? 100 बच्चे हैं, ये भी तो 100 ही हैं। आप एक सैंपल ले रहे हो तो सैंपल में 75% यानी 75 बच्चे किसके हैं? इस वजन के हैं, देख लो 35। सही है। तो अब मुझे क्या कर देना चाहिए? सो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, आप 35
प्लस 35 कितनी बार लिखोगे बोलो? 35 क्या 75 टाइम्स? into 75. और प्लस 37 कितनी बार लिखोगे? 25 टाइम्स। और टोटल बच्चे कितने हो गए? 100। ऐसे ही तो करते हो मास वेटेड मीन, टोटल सभी सारे वजन 100 बच्चों के लिख लो कॉपी में, लेकिन इसमें आप इतने टाइम्स ना लिखो, मल्टीप्लाई ही ना कर दो। 2 + 2 + 2 10 टाइम्स करने से अच्छा 2 का 10 मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिख दोगे बताओ? 35 × 75। और यहाँ क्या लिखोगे? डिवाइडेड बाई 100। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होगा? दैट इज इट्स मास नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्स परसेंटेज एबंडेंस ऑफ मास ऑफ दूसरा आइसोटोप, अदर आइसोटोप एंड इट्स एबंडेंस और डिवाइडेड बाई 100। अब हम इसका फार्मूला भी इसी से लिख लें। ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना ये फार्मूला बना कैसे। तो अब हम इसको लिखें भी, तो आइसोटोप का फार्मूला लिखना पड़ेगा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड है, इसमें कुछ आगे नहीं लगाया जाएगा, आइसोटोप इनटू इट्स। हाँ बताओ दिशिता, अब आगे क्या करें? ये पूरा है फार्मूला, अपॉन 100। बहुत अच्छा। अब मुझे बस वैल्यू प्लेस करनी, तो यही कर दें, कर दिया ना आपको। अब इन सब में क्या चीज कॉमन आ सकती है? ऊपर 25 कॉमन है, तो 25 अगर कॉमन ले लिया तो कितना आएगा बताइए? अब जरा देखो, 25 से 100 कट जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, और ऊपर कितना आएगा? 5 9 10 105। तो क्या 142। और अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आया? 71/2। 71/2 तो ठीक है, चलो 35.5 U हो गया। इसी वजह से क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास ये लिखा जाता है। डेसिमल में क्यों आया? क्योंकि उसमें बहुत सारे एक सैंपल में हैं, तो तभी तो ये आया। नहीं तो मास नंबर कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? लेकिन एवरेज एटॉमिक मास हो सकता है, इसीलिए बुक में ऐसा लिखा गया। अब जरा देखें अगला क्वेश्चन। इतना लिखना नहीं है, लेकिन मैंने इससे संबंधित जानकारी आपको दे दी है। जो इतना थोड़ी लिखना है, एक आइसोटोप एक आइसोबार लिखो, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो रिवाइज कैसे करोगे चैप्टर? वो मुझे पता चल जाता है जब आपसे पूछते हैं सवाल, तब हमें पता चलता है कि आप कहाँ हो, तो हम अपने रिक्वायर्ड लेवल तक तो लाएंगे ना। अगर खटखट बता देते आप, सर आप हाइड्रोजन का पूछा, आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तो पूछा ही नहीं, वो भी मुझे आता था, और तीनों यूजेस भी तो सर पूछ लेते, तो मुझे पता चल जाता, ये बच्चे तेज हैं, ये अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो इन पे, तो पता चल जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 27 सेक्शन सी। What is the mean by frequency of sound waves? देविका, फ्रीक्वेंसी से क्या समझती हो साउंड वेव्स की? Number of oscillation of vibrating body per second. हाँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एन वाइब्रेटर भी हो सकता है या ऑसिलेटर, दोनों एक ही मतलब है, दोलन करता, ऑसिलेटर पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, क्योंकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही साउंड वेव की भी होगी। अगर हम स्लिंकी का ओरिजिन जल्दी जल्दी करने लगे तो क्या उसके फ्रीक्वेंसी भी उसी, जो जितने तब आप ऑसिलेट करोगे वैसे ही तो वेव निकलेगी। जितनी बार मैं रिपेल रोप में बनाऊंगा उतने ही तो रोप में उत्कर्ष उसको कलेक्ट करते करेगा कि नहीं। तो अब साउंड वेव। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव दैट एन एवरेज टिश्यू, बताओ बोलिए। 20 hertz to 20,000 hertz. ये हर चीज में मुस्कुरा ही देती है, इसमें मुस्कुराने की आदत हो गई है। So
20,000 हर्ट्ज। ये ऑडिबल है जो हम लोग सुन सकते हैं। और बच्चों की ऑडिबल रेंज क्या है नोएल? सर 20,000 and above. 5 hertz to 5 hertz to 25,000. A source of wave produce crest 20 crest and 20 ट्रफ अगर प्रोड्यूस कर रहा है 0.2 सेकंड में, तो क्या आप मुझे बताएंगी दिव्या कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चंदन, मतलब 20 क्रेस्ट है और 20 ट्रफ है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि इससे क्या पता चला, क्रस्ट, एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलकर ही एक वेव या एक रिपल बनता है। तो इसका मतलब है 20 ऑसिलेशन हो गए, एक क्रस्ट हुआ और एक ट्रफ, तब तो एक रिपल बनेगा। तो 20 क्रस्ट होंगे तो उसके साथ 20 ट्रफ तो जुड़े ही हुए हैं। तो मतलब आप ये देख लो कि अगर मैं ऐसे करूं तो 2 क्रस्ट हैं और 2 ट्रफ, तब तो चाहे क्रस्ट ले लो चाहे ट्रफ ले लो उतने ही ऑसिलेशन माने जाएंगे। और ये 2 ट्रफ हो गए। नाउ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं? 20। और टाइम टेकन कितना है? और नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन सृजना, ये किसका फार्मूला है? नमन, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इसी से तो आएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों में वैल्यू पुट कराओ ना मैम। ये तो ऐसे समझाया है, इससे कोई लेना नहीं। 20 अपॉन 0.2, डेसिमल हटा दो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो ये ऑसिलेशन अपॉन सेकंड है, तो 200 ऑसिलेशन और अपॉन 2 सेकंड, तो दैट इज 100। और ऑसिलेशंस पर सेकंड को ही हर्ट्ज कहते हैं, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, 100 हर्ट्ज हो गई। क्या आप इसे सुन पाएंगे उत्कर्ष कि नहीं सुन पाएंगे? ओके, नाउ अब यहाँ डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट एंड ट्रफ इज 50 सेंटीमीटर। क्रस्ट एंड ट्रफ की डिस्टेंस बता रहा है, बताओ। तो अब आप देख लो, वो बड़ी चालाकी से काम कर रहा है, कह रहा है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो सुहाना मुझे आप ये बता दीजिए कि एक क्रस्ट से एक ट्रफ की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? 100 सेंटीमीटर। क्योंकि क्रस्ट से ट्रफ 50, फिर इस ट्रफ से क्रस्ट फिर 50, तो तुमको क्रस्ट से क्रस्ट लेनी है ना, तो 50 ये और अगला 50 भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। सो व्हाट इज इट्स वेवलेंथ? 100 सेंटीमीटर। से मीटर में बदल लो। तो फिर और जो पूछ रहा है वेवलेंथ भी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी तो हमने बता ही दी है। नाउ लेट अस कम टू, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें लिख देना चाहिए कि वेवलेंथ क्या है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट इज वेवलेंथ, क्योंकि कुछ कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं, तो लिख कर ही हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं टीचर को। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव crest is called wavelength, और ट्रफ भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, और ट्रफ is called wavelength। इसलिए जो wavelength होगी वो किसके इक्वल होगी? इस सिंबल को बताइए सी जना क्या कहते हैं, इसको बोल के दिखाओ। हाँ, Lambda. that is 2 into 50 centimeter. It is 1 meter. अगला देखें, फ्रीक्वेंसी हो गई। टाइम पीरियड, कुमकुम टाइम पीरियड बताओ, क्या फार्मूला लगाएं? रुक जाओ। हाँ बोलो अरविंद। क्या? 1/2 पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकल गई ना। Frequency is equal to 1/2. टाइम फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड इज 1 upon frequency। इट इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। जबकि फ्रीक्वेंसी निकल चुकी है तो 1/100 हर्ट्ज हो गई। हर्ट्ज ही तो पर सेकंड होता है, हर्ट्ज तो पर सेकंड है ना, चाहे हर्ट्ज में
वही पर सेकंड ऊपर चला गया। इसका आंसर बताओ जरा कैलकुलेट करके, जल्दी बताया जरूर करो तभी तेज होगी। 0 पॉइंट सही, तो 0.01 सेकंड। तो टाइम पीरियड क्या है? अगर 100 ऑसिलेशन 1 सेकंड में कर रहा है तो बोलो एक ऑसिलेशन कितनी देर में करेगा? 0.01 सेकंड। 1 सेकंड ही में 100 कर ले रहा है, तो एक ऑसिलेशन में कितना समय लगा होगा? कल भी यही टाइम है। सर एक बार अलग से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो ये टाइम सही है, बहुत अच्छा समय मिला है। आज थोड़ा गड़बड़ चल नहीं वो तो बात अलग है, बट सर कल भी 10:30। एक वाले बोल रहे थे हमारा बहुत जल्दी है सर, भी टाइम बदल दो 9 से सर कम हमारा पूछ जल्दी रखो। जल्दी से आते 9 बजे। सर सही है यार, मेरे को बात करनी होती लोगों जल्दी रुको मैं तो आ रहा हूं। चलो अगला देखो 28 क्वेश्चन देखिए। स्टडी द डेटा गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग। पार्टिकल दिए हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। तो ए कौन सा एलिमेंट है नोएल बताओ? एलिमेंट फिर हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है। कोई एलिमेंट हो गई कैसे? है कैसा है? देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जैसा इन्होंने बताया है, सबसे पहले त्रिशु ने बताया तो इन्हीं की जीत मानी जाएगी। तो अब सिंबल इन्होंने बोला कि सर 3 प्रोटॉन है तो लिथियम हुआ, क्योंकि उसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो Li+ बोल दीजिए। मतलब इतना इन्होंने इतनी देर में एंटिसिपेट किया है। आपने देर में सोचा, जो पहले बोलेगा वो जान ज्यादा। इन्होंने कैसे बोला लिथियम प्लस? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3रे प्लेस पर है। हाँ ही लीबे बकना, तो 3रे नंबर पे जो है उसी वही तो एटॉमिक नंबर है 3 का। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन के कम होने से क्या हुआ? Li+ हो जाएगा। और क्या आपको मालूम है लिथियम में इलेक्ट्रॉन से 1 प्रोटॉन ज्यादा होता है? वरना वहां देख लो उसी में मास नंबर तो लिखा होगा, मास नंबर दिख रहा है लिथियम लिखा होगा ना, 6.9 को 7 ही माना, वो तो एवरेज है जैसे क्लोरीन का होता है, तो वो आसपास रहता है, ठीक है। लेकिन अब टिश्यू लेट अदर्स आल्सो हैव प्रैक्टिस है ना। अब अगला तुम ना बता, तो दूसरों को जानकारी दें। 1098 हाँ चंदन, प्रोटॉन हाँ मैं बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रॉन मत देखो ना, न्यूट्रॉन तो आइसोटोप्स हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 9 करेक्ट, वो बता दिया उन्होंने। तुम इतनी देर बता रही, उन्होंने पहले बता दिया सर फ्लोरीन है। कंफ्यूज हो गया लो उन्होंने बता दिया, बच्चे कंफ्यूज हैं सर। इन्होंने कहा ये 9 है, देखो फ्लोरीन है, और ये 9 और यहाँ 17 देखो। वैसे 19 होता है, लेकिन कोई एक ऐसा आइसोटोप तो होगा जो 17 भी रखता होगा। कम ज्यादा तो न्यूट्रॉन हो ही सकते हैं। हर एक एलिमेंट के 20 आइसोटोप्स होते हैं। तुमको 3 पढ़ा जा रहे हैं वो छोटी क्लास में, आगे चलने पे पता चल जाएगा। सबके 20-20 है, 108 एलिमेंट्स और हर एक के 20 आइसोटोप्स। ये 11th में आ जाएंगे आपके, अभी नहीं है। ये समझ आ गया? अगला तो ऑक्सीजन 888 कोई चार्ज लगाना होगा कि नहीं? इसमें कोई चार्ज नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। जब अब यहाँ निगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, भी तो ऑक्सीजन इसमें प्रोटॉन ज्यादा थे तो प्लस लगा दिया। जितने एक्सेस है डी देखो ऑक्सीजन है 8, तो ये भी ये ऑक्सीजन 816 वाला, और ये ऑक्सीजन कैसा है? 820 इन दोनों को जोड़ा करो ना, इन दोनों का सम करोगे तभी तो ए आएगा, और ये जेड है, तो इन दोनों का सम है, तो क्या कर दें 80। चलो
नाउ व्हाट, लेकिन जो हमने लिखाया ये पूछा नहीं गया, पूछा नहीं गया। स्कैम हो रहा है सर। स्कैम नहीं, एक प्रैक्टिस तो हो जाती है ना, आपको कुछ तो पता चल जाए। अब देखो विच इज व्हाट इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एबीसीडी, इसमें आपको मास नंबर क्या पता चल रहा है बताओ? तो यहाँ लिख दो। तो मास नंबर क्या है? मास नंबर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखो आप 7, 17, 16 एंड 18। अब वो पूछ रहा है इसका एटॉमिक नंबर भी सभी का बताओ, तो सीजना एटॉमिक नंबर बताओ सबका। भाई देर लगाती हो, आप बोलो। 3988 सही, क्योंकि जो प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा है कि नहीं? सो 3988 ये पूछा गया फर्स्ट पार्ट में। अगला पार्ट देखो, विच पार्टिकल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ आइसोटोप्स, इनमें से ऑक्सीजन CD यही आइसोटोप है, तो C एंड D रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ आइसोटोप्स। इस चीज को भी लिख लो। ओके सर। Now, so थर्ड पार्ट क्या है कि C एंड D represent pair of isotopes। अगला देखो, एक्सप्लेन भी तो करना है सर। एक्सप्लेन कर ले, सेकंड पार्ट है इसका। इसमें एक्सप्लेन क्या है कि these are having same atomic number but different mass number। ये तो यहाँ दिख रहा है कि नहीं? एटॉमिक नंबर सेम, डिफरेंट मास नंबर। As these are having same atomic number but different मास नंबर। अगर तुम्हें कुछ अपनी जानकारी में बताना हो तो नोट भी लिख सकते हो कि नोट, या लिख सकते हो मोर ओवर दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, लिख सकते हो। बहरहाल ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। मोर ओवर दीज आर आइसोटोप्स, मतलब आप बता दें फिर लास्ट में बताइए ये ऑक्सीजन के हैं। जाइए that is 29th